एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खिमानी। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल की सुने या फिर दिमाग की। दोनों में से किसी की भी सुनने के लिए दोनों का यानी हमारे दिल और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पर हम अक्सर दिमाग से ज़्यादा दिल का ख्याल रखते हैं। पर शरीर की कोई भी एक्टिविटी दिमाग पर निर्भर करती है, तो हमारे दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग की, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर की। आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं वडोदरा शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर निमेश पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है? इस वर्ड के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, पर आखिरकार ये चीज़ है क्या और कैसे होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर? जैसे हम सबको मालूम है, ट्यूमर मतलब बॉडी में कहीं पे भी अगर ट्यूमर होता है तो जनरली वो इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होना चालू करते हैं। जब वो बहुत ही एग्रेसिवली मल्टीप्लाई होते हैं या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जब उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत स्लो लेवल पे होता है और बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और उसी लोकल जगह पे बढ़ता है तो उसको हम सादा ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। तो यही ट्यूमर अगर ब्रेन में होगा तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे। जी। बहुत ही कॉमन कंडीशन है आज के टाइम में और काफ़ी सारे पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के साथ डायग्नोस होते हैं। जी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पिछले कुछ सालों में बढ़ी भी है। जी। और बट अच्छी बात यह है कि उसका जो ट्रीटमेंट है और जो सर्जरी से रिलेटेड एडवांसेस है वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। सो उसका मैनेजमेंट और उसका जो ट्रीटमेंट है वो इट इज़ वेरी वेल अवेलेबल राइट नाउ एंड द रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जी। सर, कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं आ जाती है, बॉडी हमें सिम्टम्स दिखाती है, साइंस दिखाती है। तो ब्रेन ट्यूमर होने के क्या सिम्टम्स, क्या साइन रहते हैं और कैसे पहचाने कि हमें ब्रेन ट्यूमर है? ये अच्छी बात कही क्योंकि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ना पेशेंट कर पाते हैं ना रिलेटिव्स कर पाते हैं और कुछ केसेस में इसी की वजह से काफ़ी देरी भी होती है और हमारे तक पहुंचते वो लेट भी होते हैं। तो कॉमनली जो हम ब्रेन ट्यूमर्स से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो एक जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि ब्रेन में कौन से एरिया में ट्यूमर डेवलप होता है उससे रिलेटेड है। जैसे ब्रेन के हर एक एरिया डिवाइडेड है। कुछ एरिया स्पीच से रिलेटेड कंट्रोल करते हैं, कुछ हमारे हाथ और पाँव को कंट्रोल करते हैं, कुछ हमारे हियरिंग्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ विजन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर कोई ट्यूमर स्पीच एरिया में डेवलप होता है तो ज़्यादातर पेशेंट को स्पीच से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अगर हाथ और पाँव के एरिया में डेवलप होते हैं तो पैरालिसिस या वीकनेस के सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट्स को उसी की वजह से कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं खींच वो भी आ सकती है। जो जनरलाइज सिम्टम होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर में है जिसको हम स्कल बोलते हैं। इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर। तो जब कभी भी ट्यूमर डेवलप होता है तो वो नॉर्मल जो स्पेस है उसको भी ऑक्यूपाई करता है, वो जगह रोकता है। तो उसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक, सिर दर्द होना, अंदर के प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉमिटिंग होती है, चक्कर आना, बैलेंस में प्रॉब्लम होना। तो ये सब काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये कॉमन सिम्टम्स काफ़ी दूसरी रीज़न की वजह से भी होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली मैं बोलता हूँ या मैं ज़्यादातर लोगों को बोलूँगा कि जो हेडेक, वॉमिटिंग या वर्टाइगो है या बैलेंस से रिलेटेड सिम्टम्स जब आपको पर्टिकुलर टाइप से डेवलप होते हैं और अगर वो काफी टाइम तक रहते हैं कंटिन्यूटी में जी और रूटीन मेडिसिन से भी अगर वो ठीक नहीं रखते हैं तो देन डेफिनेटली यू शुड नॉट इग्नोर इट एंड यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। जी
किन वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और साथ ही किन लोगों को होता है, और ख़ास करके कोई भी बीमारी होती है उसमें फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो क्या ये फैमिली हिस्ट्री से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ओपीडी में आके पूछते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के लिए 8 जून को एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे डेजिग्नेट किया है जी। द एंटायर, और ये एक in 2000 years this was started by a German brain tumor association actually, or society I would say। और ये पर्टिकुलर दिन का पर्पस यही है कि हमारा इंटेंशन लोगों के बीच में से इस पर्टिकुलर वर्ड और इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड जो फियर है उसको हम ले पाए जी। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्स है उसको करेक्ट कर पाए जी। जो गलत धारणाएं हैं या जो मिथ्स है इससे रिलेटेड उसको हम निकाल पाए जी। अब जैसे हमको मालूम है कि लंग कैंसर्स है वो पर्टिकुलरली स्मोकिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, या हमारी जो जॉ से रिलेटेड कैंसर है या टंग से रिलेटेड है वो गुटखा खाने से ज़्यादा होता है, इसलिए क्विट स्मोकिंग और वो सब कैंपेन चलते हैं। बट ब्रेन में टिपिकली अगर स्मोकिंग है या अल्कोहल है या गुटखा है तो उसी की वजह से ट्यूमर होता है, ऐसा जनरली ब्रेन ट्यूमर में नहीं होता है, बाय एंड लार्ज में बोलूँगा। सो अब किसी को भी हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल कंडीशन एक्चुअली। हाँ, उसके लिए काफ़ी मेडिकल थियरीज है, कुछ रीजंस है, बट लिटरली कुछ पर्टिकुलर प्रीडिस्पोजिंग कोई हैबिट से उसी की वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे स्टडीज़ है जिसमें एक्सेसिव रेडिएशंस जो एक्सपोज होते हैं उसकी वजह से ट्यूमर्स होने की पॉसिबिलिटी है, पर जनरल पॉपुलेशन में उस टाइप का रेडिएशन का एक्सपोजर कॉमनली नहीं होता है। हाँ, कुछ फैमिलियल कंडीशन है, कुछ जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं, बट ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, इट्स इन दैट वे। जी। सर, कितने टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और हर ट्यूमर का अलग अलग इलाज रहता है, या फिर दवाई से भी वो ठीक हो सकता है, या फिर सर्जरी ही सिर्फ खाली एक इलाज है? सो ये जो सबसे दूसरा कॉमन क्वेश्चन मुझे सब पेशेंट्स स्पेशली एज ए न्यूरोसर्जन मैं ऐसा बोलूँगा कि 80 या 90% ऑफ द टाइम जब पेशेंट्स हमारे तक पहुंचते हैं ब्रेन ट्यूमर के तो बाय एंड लार्ज वो डायग्नोस हो चुके होते हैं। तो हमारा जो काम होता है प्रेडोमिनेंटली उनको गाइड करना होता है कि आगे क्या करना चाहिए। और 90% पेशेंट पूछते हैं कि मेरा ट्यूमर कैंसर का तो नहीं है ना ऐसा, और वो सबसे बड़ा मिथ होता है कि सब ट्यूमर कैंसर के हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। काफ़ी सारे ट्यूमर्स ब्रेन में बीनाइन, जो मैंने पहले भी बताया कि जिसको हम सादा ट्यूमर बोलते हैं, और कैंसरस ट्यूमर को हमारी लैंग्वेज में हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। डिफरेंस मेनली ये है कि जो कैंसरस ट्यूमर है वो बहुत जल्दी से एग्रेसिवली स्प्रेड होता है, वो बढ़ता भी एग्रेसिवली जल्दी है, और उसके वापस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू सादा ट्यूमर। बट फॉर्चुनेटली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स आर बीनाइन ट्यूमर्स आल्सो। सो दोनों की जो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर डेवलप है। बट ब्रेन में 90% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स प्राइमरीली उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बेनाइन है या कैंसरस है। मेनली उसका दो रीजंस है कि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स है वो अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से होता है। तो सर्जरी की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि हमको वो ट्यूमर निकालना होता है, तो जो स्पेस ट्यूमर ने ऑक्यूपाई किया है वो कम हो और प्रेशर कम हो, जिसकी वजह से तुरंत प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरी वजह ये है कि आपने काफ़ी ट्यूमर्स में देखा होगा कि कीमोथेरापी का भी हेल्प होता है, ब्रेस्ट ट्यूमर्स है या लंग ट्यूमर्स है, बट ब्रेन में वो कीमोथेरापी इतना हेल्प नहीं करता है। उसके मेडिकल रीजंस होते हैं कि मेडिसिन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी बैरियर्स में से पास होना पड़ता है, काफ़ी हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है, और वो हाई डोज टॉलरेट नहीं हो सकते, इसलिए ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर में प्राइमरीली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिसाइड होता है कि वो कौन से टाइप का ट्यूमर है, उसके बेसिस पे आगे
रेडिएशन की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, जी तो फिर डिपेंड करता है कि क्या बायोप्सी का रिजल्ट जी, आता है। बट जी। बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर नीड्स सर्जरी। जी सारे ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं या फिर उसमें से कुछ कुछ ही होते हैं कैंसरस? नहीं, कुछ कुछ ही ट्यूमर कैंसरस होते हैं। जैसे जी। मैंने बोला कि फॉर्चुनेटली काफ़ी सारे ट्यूमर्स सादे निकलते हैं, और अगर हम बिनाइन ट्यूमर्स, जो सादा ट्यूमर है, जी। उसको सर्जरी करके निकाल दे और वो लो ग्रेड में फिट होता है, तो दोज पेशेंट्स आर लाइक क्योर्ड पेशेंट इफ़ यू हैव रिमूव द ट्यूमर। एंड काफ़ी सारे जो सादे ट्यूमर है उसमें कुछ रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी। तो सब ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। कुछ ट्यूमर कैंसर होते हैं जिसमें भी सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है, बट उसके बाद रेडिएशन की भी उन केसेस में या कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। सर अगर किसी को डायग्नोज हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, तो किस तरीके से आप उसका इलाज करते हैं? पहले तो पेशेंट बहुत घबरा कर आता है, क्या किस तरीके से उसकी काउंसलिंग होती है, क्या होता है? ये एक्चुअली सबसे बड़ा शॉक होता है। ब्रेन ट्यूमर जैसे ही वर्ड आता है तो पहले तो सब लोग शॉक में चले जाते हैं, पेशेंट भी और फैमिली मेम्बर्स भी। बट मैं आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्रेन ट्यूमर वर्ड आने से या डायग्नोस होने से दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। प्रॉब्ली 30-35 साल पहले चीज़ें अलग थी। जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई है, सर्जिकल स्किल्स भी इवॉल्व हुए हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी इवॉल्व हुए हैं। तो अब जो परिस्थिति है उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उनको क्योर भी कर सकते हैं, और दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ एज दे वर बिफोर। सो हमारा इंटेंशन, और पर्टिकुलरली ये जो मैंने बोला 8 जून वर्ल्ड ट्यूमर डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, मेनली यही है कि अगर डायग्नोस होता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपके रूटीन फैमिली फिजिशियन है या फिजिशियन है उससे पहले मिलिए, एंड देन कंसल्ट द स्पेशलिस्ट। जनरली न्यूरोसर्जन की उसमें ज़रूरत पड़ती है, एंड अंडरस्टैंड कि क्या ट्यूमर है, समझिए कि किस टाइप का ट्यूमर है। हमको काफ़ी टाइम सर्जरी से पहले मालूम चलता है कि MRI के बेस पे कि ये सादा होगा या कैंसर का होगा, कौन से टाइप की सर्जरी की ज़रूरत है, उसमें पॉसिबल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि नहीं, वो भी समझिए, एंड देन यू टेक अ कॉल फॉर नेक्स्ट थिंग। सो मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि आज जो टेक्नोलॉजी का एडवांसेस हुआ है, हम ये सब सर्जरी माइक्रोस्कोप से करते हैं, सब सर्जरी हाई एंड इक्विपमेंट के साथ करते हैं, इसलिए सर्जरी के बाद इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं, और उनकी रिकवरी भी बहुत फास्टर होती है। जनरली नॉर्मल सिचुएशन में सभी ब्रेन ट्यूमर्स को हम या 5th या 6th डे को डिस्चार्ज करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन इन अ मंथ और 2 months टाइम। सो इसकी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। शायद 20 साल पहले ऐसा था कि 20 या 25 साल पहले कि बड़ौदा टायर 2 सिटी है तो हमको बॉम्बे जाना पड़ेगा, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी रिलेटेड टू दिस सर्जरी एंड कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल अवेलेबल इन बड़ौदा। सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है, आप इधर उधर नहीं भटके डायग्नोज होने के बाद। हमारा इंटेंशन, मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार वो डायग्नोज हुआ है, मैं समझता हूँ कि सबको ऐसा होता है कि एक ओपिनियन ले, और मैं भी कहूँगा कि आप लीजिए 2 या 3 ओपिनियन लीजिए, पर अगर सब तीन न्यूरोसर्जन का ओपिनियन सेम ही आता है तो उसके बाद ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर भी आपका ट्रस्ट है, यू शुड गो अहेड एंड फॉलो देयर एडवाइस रादर देन टेकिंग नॉन न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाना, जबकि उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बहुत ही क्लियर कट होता है। डायग्नोस होने के बाद में देर नहीं करनी चाहिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट आता है वो ऑलरेडी कुछ अबव स्टेज पर ही चला जाता है, तो न्यूरोसर्जन को ही दिखाइए, जिसकी बीमारी हो उस पर वो कंसल्ट करिए। ब्रेन ट्यूमर के बाद आती है तो जिसको हुआ है वो और जिसके परिवार वाले हैं उनको एक ही विचार मन में आता है कि अब ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो इसके बारे में बताइए कि ये जानलेवा है।
नहीं, जो अगेन वही है कि अगर वो सिंपल ट्यूमर निकलता है और वो सर्जरी करके हम निकाल देते हैं तो डेफिनेटली वो जानलेवा नहीं है जी। अगर वो कैंसरस ट्यूमर निकलता है तो उसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जी। कुछ कैंसरस ट्यूमर हाँ जल्दी वापस आते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं और जी। वहाँ पे हम सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक रेडिएशन और कीमोथेरेपी पर डिपेंडेंट जी। है जी। और उसमें काफ़ी सारे रिसर्च भी चल रहे हैं और कुछ कैंसरस ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जिनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स फिर भी अच्छा होता है इवन दो दे आर कैंसरस। तो वो आपके डॉक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए कि सर्जरी के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। जी। तो सभी ब्रेन ट्यूमर्स जानलेवा नहीं होते हैं जी। जो सादे ट्यूमर्स होते हैं वो तो इनफैक्ट सर्जरी करके वो क्योर हो जाते हैं इनफैक्ट वापस होने के चांसेस भी नहीं होते जी। उसमें। जी। सो इसीलिए जो स्पेशलिस्ट है जी। उनको डिसाइड करने दीजिए उनकी जो एडवाइस होती है वो फॉलो करिए। सो आपको भी मालूम चले कि क्या आगे होने वाला है। जी। जी। सर्जरी की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब सर्जरी के बाद में हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। ब्रेन ट्यूमर की अगर सर्जरी होती है तो कितनी सेफ है ये? आफ्टर सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? आप किस तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आप? आज की परिस्थिति में ब्रेन सर्जरी एंड ब्रेन ट्यूमर सर्जरी इज वेरी वेल सेफ। जी। न्यूरो सर्जरी और ब्रेन सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है कि वो बाकी सब ब्रांच के बाद थोड़ी इवॉल्व हुई है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें। जब से माइक्रोस्कोप का जो एरा चालू हुआ उसके बाद और उसके बाद जो इक्विपमेंट्स है वो इतने आगे एडवांस होते गए कि लाइफ तो जाने की बहुत दूर की बात है बट जो सर्जरी के बाद ज़्यादातर पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर्जरी के बाद में कोमा में तो नहीं चले जाएंगे ना या मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, शायद मैं दिन में 5 बार उसी चीज़ को रिपीट करता होगा। हाँ, उसमें है कि आपके ब्रेन के कौन से एरिया में ट्यूमर डेवलप होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है बट मैं बोलूँगा ज़्यादातर 80% ब्रेन ट्यूमर्स उसी एरिया में से डेवलप होते हैं जहाँ हम सेफ जोन में से सर्जरी कर सकते हैं। जी। और बिकॉज ये टेक्नोलॉजी और उसके जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो इतने एडवांस हुए हैं एंड ऑफ कोर्स जो न्यूरो सर्जन्स की स्किल है वो भी इतनी एडवांस हुई है। सर्जरी के बाद का जो केयर होता है आईसीयू वो भी इतना एडवांस हुआ है। सो ये एक टीम अप्रोच है और उसी की वजह से परमानेंट डेफिसिट हो वैसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैं बोलूँ कि हम महीने में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्यूमर्स करते हैं और हार्डली एनी पेशेंट्स को परमानेंट कोई डिसेबिलिटी होती है। अगर कोई ट्यूमर उस एरिया में है तो हम पहले से एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये पर्टिकुलर केस में प्लस माइनस इश्यूज आ सकते हैं बट जैसे मैंने बोला कि 80% पेशेंट्स के जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। तो उस तरह का कॉम्प्लिकेशन कि जिसमें मैक्सिमम इश्यूज आ सकते हैं वैसे बहुत ही कम है। वो एक 100% कुछ भी नहीं है। सो मैं आपके माध्यम से सभी क्योंकि हर एक पेशेंट्स मुझे ओपीडी में पूछता है कि मैंने 100% वांधो तो नहीं आवे ने पूछे। सो मुझे बोलना पड़ता है कि 100% जैसा कुछ मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है। हम हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं। आई कैन एश्योर यू दैट 95% देयर वोंट बी एनी इश्यू बट हाँ वो 5% ऐसी चीज़ है कि हम यहाँ से बॉम्बे फ्लाई कर रहे हैं और फ्लाइट क्रैश होगा कि नहीं, जनरली वैसा नहीं होता है। जी सर, बहुत सारी डिजीज़ेस हम देख रहे हैं कि वो लाइफस्टाइल से बहुत कनेक्टेड हैं, तो ये ब्रेन ट्यूमर और लाइफस्टाइल का कुछ कनेक्शन है? एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ चेन स्मोकिंग या हैवी ड्रिंकिंग या आप अगर तंबाकू काफ़ी लेते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ट्यूमर्स कनेक्टेड है। उस तरह का डायरेक्ट कोई कोरिलेशन ब्रेन ट्यूमर से थोड़ा बहुत कहीं इंटरनली कनेक्टेड है बट नॉट डायरेक्टली। जैसे हमको मालूम है कि एक्सेसिव स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, उसके डायरेक्ट प्रमाण है। उस तरह से ब्रेन ट्यूमर से ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ हैफेजार्ड है तो मुझे ब्रेन ट्यूमर होगा। इट कैन हैपन टू एनीबडी बट माय सजेशन इज ऑलवेज इन दैट वे दैट
आप जो भी हैबिट से आइदर इट इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन टोबैको चेविंग, जी ऑब्वियसली वो सब ना हो तो सबसे बेस्ट है, बट अगर है तो भी इट हैज़ टू बी विद इन अ लिमिट. एनीथिंग एक्सेस विल ऑलवेज लीड टू अ प्रॉब्लम. सो ट्रू. जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स अगर आप परसीव करते हैं आपकी बॉडी में, और अगर वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए. आपके जो भी स्पेशलिस्ट है या आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है उनको मिलिए, उनको डिसाइड करने दीजिए कि इसके आगे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसमें कुछ आगे स्कैन करके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है, और उसी हिसाब से आप फॉलो करिए. सो मेरी सभी को यही एडवाइस है कि डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, एंड अगर इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली अगर वो डायग्नोज भी होता है ब्रेन ट्यूमर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है. लेट योर स्पेशलिस्ट टेक अ डिसीजन, and very well treatment protocols and surgical equipments are available. So doing surgery and treating it to the full extent is possible, and it is pretty safe in our own city of Baroda. So stay safe and stay healthy. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you very much for inviting me. जी ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही अक्सर ऐसा दिमाग में आता है कि अब ये मरीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, पर इस बीमारी का सही समय पर डायग्नोस होना और एक सही न्यूरोसर्जन से इसका इलाज मरीज़ को एक नई ज़िंदगी दे सकता है. तो अपना ख्याल रखिए, आपकी सेहत का ख्याल रखिए. तो आपसे फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.